बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 15 की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 जो कि है वाटर के बारे में। क्योंकि हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है जो एयर के बारे में थी वो हमने पढ़ ली है, जो इसका पिछला चैप्टर था एटमॉस्फेयर के बारे में जो थी। अब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 वाटर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम वाटर की कंपोजिशन, उसके बाद वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, और टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, और क्लार्क मेथड क्या होता है, और उसके जो इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद कंपोजिशन क्या है, वाटर किन तरीके से वाटर पोल्यूशन फैलता है, और क्या काजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के, और वाटर इनका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सकता है, और इसके सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस को ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है। तो वाटर हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, सारी बात है। ये 97% जो होता है वाटर जो होता है अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद लेबॉर्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, स्कूल में, हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, हर फैक्ट्री में। हर पीने के लिए इसके बगैर बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता वाटर के बगैर। तो उसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। तो उसके अगर हम शुरू करें, अगर थोड़ी बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लें। वेयर डज द वाटर इन योर किचन और बाथरूम केम फ्राम, ये किधर से आता है? बिकॉज वाटर कम्स फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, वाटर मुख्तलिफ सोर्सेज से आता है। तो वाट यू ड्रिंक वाटर दैट हैज़ कलर, के और जो अच्छे वाटर की पहचान क्या होती है, सारी बात है, वो टेस्ट लेस होता है, कलर लेस होता है, ओडोर लेस होता है। और जो बैड वाटर होता है उसमें स्मेल आ रही होगी, टेस्ट कोई आ रहा होगा। एंड द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप व्हाट यू डू, आप जब उठते हैं तो आप क्या करते हैं? यू ब्रश योर टीथ, टेक श्योर, फ्लश द टॉयलेट। तो जरी बात है, वाटर का बहुत जगह इस्तेमाल है, वाटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट हैपन्स टू वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन, तो ये वाला वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, टूटी जब टैप खोलते हैं तो जो पानी होता है वो इस्तेमाल होता है, जो जाता है ये किधर जाता है? ये पहले जरी बात है इधर से गटर्स वगैरह में जाता है, तो सीवरेज सिस्टम में जाता है, सीवरेज सिस्टम से होते वक्त ये पहले नालियों में जाता है, नालियों से सीवरेज सिस्टम में, सीवरेज सिस्टम में फिर आगे ये जाता है दरियाओं में, नदी नालों में, फिर उधर से दोबारा फिल्टर होकर आता है, दोबारा वही लोग पीते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं ये सारा। उसके बाद इसीलिए जो बोरिंग वाला वाटर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है इस हिसाब से, जो कि फ़िल्टर वगैरह में आ रहा होता है। क्योंकि फ़िल्टर में इनके बाकायदा एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए, जो कि उसके बाकायदा जिसके फ़िल्टर हर हफ्ते में महीने के हिसाब से उसके रिमूवल होने चाहिए, दोबारा न्यू फ़िल्टर्स वगैरह लगने चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश प्रैक्टिस स्प्रेड द डिजीज़ एंड थ्रेटनिंग aquatic लाइफ आल्सो। तो ये जो बैड वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो कि डंप होता है ओपन गटर में, अलाउ टू रन डायरेक्टली इनटू स्ट्रीम, रिवर्स एंड वाटर। ये जो वेस्ट वाटर होता है, ये जो इधर से नालियों में जो गटर वगैरह पानी ये डायरेक्ट ओशन में, दरियाओं में, समुद्र में जा रहा होता है, जो कि पानी के अंदर जो मखलूक है उनको नुकसान पहुँचाता है, जैसे कि मछलियाँ वगैरह होगी इनको। दिस प्रेजेंस ऑफ द डिजीज काजिंग बैक्टीरिया इफेक्ट एंड क्वालिटी, तो जरी बात है वही जब बीमारी मछलियों में जाएगी तो वही जो उसके बाद दोबारा जब मछेरे मछली पकड़ के मार्केट में फरोख्त करेंगे तो जो लोग इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, दोबारा उनको वही बीमारियाँ लगेंगी। वाटर फ्रॉम द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सप्लाईज ऑफन नीड्स सम काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट टू इंश्योर दैट इट क्लीन सेफ। उनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक होती है टर्शियरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर की। तो उसका अलग निज़ाम होना चाहिए। यानी पहले एक ट्रीटमेंट होती है जिससे मेन बड़े बड़े जो शापर वगैरह होते हैं वो रुकते हैं, फिर आगे एक और जिससे क्लोरीनेशन की जाती है, जिससे जर्म्स वगैरह किल होते हैं, या जो जरासीम वगैरह सेडिमेंटेशन की जाती है, वो सैंड अब्जॉर्ब कर लेती है। ड्रेनेज सिस्टम पहले बड़ी बड़ी जाली होती हैं जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें रुकती हैं। उसके बाद हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन वगैरह की जाती है, जर्म्स वगैरह को किल किए जाते हैं और उनकी स्मेल को ख़त्म किया जाता है, और अब्जॉर्ब की सेडिमेंटेशन के ज़रिए से अब्जॉर्ब, फिर आगे टर्शियरी ट्रीटमेंट होती है। तो उसके बाद बिफोर इट इज रिलीज इनटू लेक्स एंड वेस्ट वाटर शुड बी पास थ्रू सम ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। जब जो कहा जा रहा है कि जो वेस्ट वाटर होते हैं सारों से पहले उसकी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, उसके बाद उधर जाना चाहिए दरियाओं में या नदी नालों में, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये जब ये डायरेक्ट उधर जाएगा बगैर किसी ट्रीटमेंट के तो सारी बात है वही दरियाओं नालों में फिर मछलियों को, मखलूक को नुकसान पहुँचाएगा जो कि पानी में। वाटर की क्वालिटी, इस चैप्टर को पढ़ के आपके अंदर वाटर की क्वालिटी को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे और वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट को पढ़ सकेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द, यानी वाटर सारों से अर्थ के अंदर सारों से ज़्यादा वाटर ज़रूरी है। वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता इंसान, पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता।
इट इज़ प्रेजेंट इन एनमस क्वान्टिटी ऑन अर्थ। ये बहुत ज़्यादा मकदार में, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ने वो उतनी मकदार में उस ज़्यादा रखी हुई है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह ताला ने उतनी मकदार में उससे ज़्यादा पैदा किया। तो ये क्वान्टिटीज़ में वाटर हर बंदे की ज़रूरत है ज़्यादा मकदार में, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, 97% में मौजूद है। तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर, इसी से वाटर से भी बिजली भी वगैरह भी बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें का इंतज़ाम हो सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ अबाउट 1.33 बिलियन क्यूबिक मीटर विच नियरली कवर 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और ये दरख्तों को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ, ये नियरली 71% ऑफ द जो अर्थ है 71% जो अर्थ क्रस्ट है वो सारी वाटर से कवर हुई है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में पाना जाता है। बट द फ्रेश वेल जो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो साफ़ पानी है जो कि अवेलेबल है वो तकरीबन 0.2% है। बाकी जो है वो बिल्कुल फ्रेश और यानी साफ़ नहीं है। उसकी पहले अगर फर्ज करो सी वाटर है तो उसमें नमकीन ज़्यादा है, पहले उसमें से साल्ट को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद वो पीने के काबिल होगा। इवन दिस स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। कुछ जो होते हैं वो उसमें पानी ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद होता है और साफ़ मकदार में मौजूद होते हैं। खास कर कुछ ज़मीनें उनमें जब बोर किया जाता है तो बाज़ का इनकी क्वांटिटी भी है कि जो थोड़ी सी ज़मीन खोदो तो यानी बोरिंग वगैरह कराओ, थोड़ी ज़मीन खोलो तो पानी निकल आता है। और बाज़ का पता नहीं कितने किलोमीटर ज़्यादा ज़मीन तक जाओ नीचे तो फिर भी पानी नहीं निकलता, और किसी में तो बिल्कुल नहीं निकलता और किसी में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो ये मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से मुख्तलिफ वाटर की मकदार है। सी वाटर कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ायर फॉर, जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में नमकियात मौजूद होती हैं। सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन सी वाटर, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट साल्ट होता है, नमकियात मौजूद होती हैं सी वाटर के अंदर। समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद होती हैं, तो वह पीने के काबिल नहीं होता, अनफिट फॉर मैन यूज़। तो इन्होंने दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। उन्होंने कहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, रिवर्स लेक के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर, ओशंस के अंदर, यानी ओशन के अंदर 97% मौजूद है। और बाकी जो लेक्स और एटमॉस्फेयर वाटर है वो, एटमॉस्फेयर वाटर जो है वो सिर्फ 0.001% है। उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है उसके बाद 0. बाकी यानी ज़्यादातर जो है ओशन में मौजूद है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की जब इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसे खाली नहीं है। ऐसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, ये पीने के काम आता है। उसके बाद ये क्लोथिंग के काम आता है, वॉशिंग के काम आता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम आता है। हर चीज़ में हमारे अंदर इसके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। ड्रिंकिंग के तो ऑलमोस्ट काम आते ही है, सारी बात है, आते ही आता है। उसके बाद कूल ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल के इंजन को कूल करने के काम आता है। दरख्त के लिए ज़रूरी है, जानवरों के लिए ज़रूरी है। वाटर ये स्विमिंग पूल वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। वाटर इज क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग द रिएक्शंस, हमारे अंदर रिएक्शन वगैरह होते हैं जो वाटर के बगैर हो ही नहीं सकते। वाटर के बगैर इंसान मार जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टील मिल्स, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह जो भी चीज़ें वगैरह बाहर हैं, पेंट जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हम वाटर डालते हैं। उसके अंदर लोग चाय पीते हैं उसके अंदर पता नहीं वाटर डालते हैं, सालन के अंदर लोग वाटर डालते हैं। जो चीज़ इस्तेमाल हो उसके अंदर वाटर डाल रहा है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स भी है, यानी जारी बात है कश्तियाँ इसके ऊपर चल रही हैं वगैरह, बहरी जहाज़ इसके ऊपर चल रहे हैं। नेवी का जो पूरा निज़ाम है वो बहरी है, समुद्री। फार्मर्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो फसलें हैं जारी बात है जब फसलें नहीं होगी इंसान खाएगा नहीं, जिंदा किस तरह रहेगा। जब फसलें हैं जितनी भी जो है चावल की होगी, गंदम की होगी, जितने भी फल दरख्त के फल हो गए, सेब, अनार, खरबूजे, उसके बाद टमाटर, जितनी भी फसलें, हर चीज़ को जारी बात है पानी की ज़रूरत है, तो वो भी उनके लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद बात आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो वाटर की जो एक तो प्रॉपर्टीज़ है, अडोरलेस है, टेस्टलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, जायका नहीं होता और कलर नहीं होता। उसके बाद बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होता है। डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड जनरली डिक्रीजेज, यानी ज़्यादातर जो डेंसिटी होती है सॉलिड और लिक्विड की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, गिर जाती है ऑन हीटिंग, हीट करने पर। एंड इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, यानी सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। यानी डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी महज बेवाली में तो मैंने बात की कि डेंसिटी के डिक्रीज होने की, तो इसका एक मतलब ये है कि मैस बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सारी बातें कम हो जाते हैं। यानी मैस बेसिकली जो होता है वो कम हो जाता है, जो ऊपर वाली चीज़ है, और वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है।
तभी जो ज़ाहिर बात है डेंसिटी कम होगी। जो किसी चीज़ को हीट करें तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और मास उसका कम हो जाता है, तो डेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है। लेकिन जब वो कहते हैं कि इंक्रीज कूलिंग, और जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, कूलिंग पे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है बाकी चीज़ों की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है कूलिंग पे, यानी मास बेसिकली बढ़ जाता है और वॉल्यूम जो होता है वो कूल हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाती है। यही वजह के ये जो ट्रेन वगैरह होती हैं उनकी जो पटरी होती है उनके दरमियान जो गैप होता है वो रखा जाता है। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं कि उनके दरमियान एक गैप से रखा जाता है ताकि जब गर्मी आए तो उनका वॉल्यूम आपस में वो बढ़ जाता है जो होता है, तो वो फिर ऊपर की जानिब नहीं उठती। वहाँ पर उसके बाद जो ज़मीन वगैरह होती है, ये जो होती है ये गर्मियों में थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है हीटिंग की वजह से, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती है, और सर्दियों में चीज़ें कॉन्टैक्ट कर जाती हैं, कूल कर जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो वाटर है शो द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कूलिंग पे ये कॉन्ट्रैक्ट तो करता है। जैसे हमने बात की है कि हीटिंग पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो सारी बात वॉल्यूम का बढ़ना का क्या मतलब है, एक्सपैंड कर जाना, बढ़ जाना। कूलिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, वॉल्यूम का कम हो जाना। लेकिन वो कहते हैं कि वाटर का स्ट्रेंज बिहेवियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर का स्ट्रेंज बिहेवियर इन दिस रिगार्ड ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब हम कूल करते हैं तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसका यानी ये नॉर्मल बिहेवियर रहता है। बट एट दिस टेम्परेचर इट्स डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे हमने बात की कि डेंसिटी सारी बातें बढ़ती है। एट दिस टेम्परेचर डेंसिटी बिकम मैक्सिमम ऑन फर्दर कूलिंग इस डेंसिटी डिक्रीजेस। वो कहते हैं इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका इधर तक रहती है ये बात 4 डिग्री, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, फिर इसका ये वाला बिहेवियर नहीं होता वाटर का जो। तो the consequences of this strange behavior are immense for the life on earth. Ice forms on the surface of the lakes only and insulate the lower level of water। कि जो आइस होती है, जो बर्फ बनती है, बार उन्होंने बात की डेंसिटी और फर्दर कूलिंग डेंसिटी डिक्रीज, इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और फर्दर कूलिंग इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। यानी डेंसिटी की डिक्रीज करने का मतलब कि उसका जारी बात है फिर वॉल्यूम बढ़ने लग पड़ता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो होता है तो उसका डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करने लग पड़ती है वाटर की, और यानी सारी बात है उसका मैस, इसका मतलब है कम होने लग पड़ता है। तो मैस कम होगा तो वो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो ऊपर आ जाएगी। तो ये बर्फ़ जो होती है वो इसीलिए फिर ऊपर आ जाती है। वाटर एक्सपैंड्स व्हेन फ्रीजेस बिकॉज ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप वाटर। इसलिए फिर क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो जब सर्दियों का मौसम होता है तो अगर पानी ज़्यादा नीचे वाला ठंडा हो जाए तो जो मछलियाँ हो वो तो सारी मर जाएँ। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जब ये वाटर का ऐसा बिहेवियर हो जाता है तो फिर जो आइस होती है वो ऊपर फ्लोट करने लग पड़ती है, तो नीचे वाला जो पानी होता है फिर वो गर्म रहता है। तो सर्दियों के मौसम में भी फिर जो मछलियाँ होते हैं वो पानी ज़्यादा नीचे वाला ठंडा नहीं होता है, तो मछलियाँ जो होती हैं मरती नहीं है, क्योंकि पानी ऊपर बर्फ़ फ्लोट कर रही होती है तो कूल टेम्परेचर की वजह से। लेकिन नीचे अंदर वाला टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल दरमियान हो जाता है। आइस फॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ द लेक्स ओनली एंड इंसुलेट द लोअर लेवल। नीचे वाले लेयर को इंसुलेट कर देती है, इसकी वजह से फिश और अदर एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो विंटर में रह सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान भी है, आपको समझ आ गई होगी। वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई हीट कैपेसिटी होती है। सो मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1। उन्होंने वो कहना है कि वाटर की जो कैपेसिटी हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर फर्ज करो कोई वज़न है, कोई बॉडी है, उसका 1 ग्राम मैस है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ना, 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मच हीट बिल्कुल इसके रिवर्स भी है कि मच हीट इज एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर गिर जाएगा तो हीट भी इसी तरीके से, जैसे हमने बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हीट रिमूव भी होती है जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। द वास्ट अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ थस एक्ट एज अ जाइंट। तो इसलिए हमारे पास वास्ट जो मकदार होती है वाटर की ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस के ऊपर, थस एक्ट एज अ जाइंट के तौर पर एक्ट करती है हीट रिजर्वायर के तौर पर टू मॉडरेट डेली टेम्परेचर वेरिएशंस।
on the surface of the earth, vast amount thus act as a giant heat reservoir के तौर पर to moderate daily temperature variation. For this reason water is an excellent cooler in industry. वाटर को इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीलेंट कूलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह कि जब एवेपोरेशन होती है तो ये कूलिंग इफेक्ट भी देती है. जब लोग वाशिंग के बाद, जब नहाने के बाद बाहर निकलते हैं या किसी मुंह के ऊपर पानी लगा होता है तो जब पखा लगाते हैं तो जब वो जो एक वाटर का जो ड्रॉप है वो ऊपर जब निकलता है हमारे मुंह से, हाथ को मुंह धोकर, तो हमारे वाटर का जो ड्रॉप होता है वो हमारे अंदर से जब एवेपोरेट करके ऊपर जाते हैं तो हीट अपने साथ बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं और टेम्परेचर हमारा गिर जाता है, हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है. इसीलिए ये बात है. उसके बाद वाटर एज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है रिक्वायर्ड टू वेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर की वेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को. वेपरेशन ये होती है यानी लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, इसी वेपरेशन कहा जाता है, और वेपराइजेशन भी इसी कहते हैं. दिस इज एन इनॉर्मस इंपॉर्टेंस फॉर एज लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी कैन हीट कैन बी डिसिपेटेड बाय द वेपरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ परस्पिरेशन ऑफ फ्रॉम द स्किन, यानी परस्पिरेशन ऑफ जो पसीना वगैरह आता है या लोगों को जो फ्रॉम द स्किन के अंदर से निकलता है. जब वाटर की वेपरेशन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट बहुत ज़्यादा निकल जाती है. बॉडी हीट कैन बी डिसिपेटेड. दिस प्रॉपर्टी आल्सो काउंट फॉर क्लाइमेट मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेक एंड ओशन. तो यही प्रॉपर्टी जो होती है ये क्लाइमेट को मॉडिफाई करती है, जो लेक्स की होगी या ओशन की होगी. दिस थस इन समर में इट इज़ कूलर नियर द लार्ज वाटर बॉडी ऑफ द वाटर लेक्स रिवर. तो इसीलिए जो गर्मियों के मौसम में जो समुद्र वगैरह या लेक्स के करीब तरीन वगैरह इलाके होते हैं उनमें ठंडक ज़्यादा होती है, यानी समर में, क्योंकि ये वाले ज़्यादा कूल होते हैं, क्योंकि जारी बात है वो वाटर उनके नियर वाटर होते हैं तो वाटर की वेपरेशन होती है, तो इसलिए कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट निकल जाती है. हाउ यू कैन स्प्लिट वाटर. एक क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ वाटर. अगले टॉपिक है हाउ यू कैन स्प्लिट वाटर. आप वाटर को किस तरीके से तोड़ सकते हैं. वाटर का आपको फार्मूला तो पता होगा. तो वाटर का फार्मूला जो होता है H2O. तो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और इन दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहा जाता है. वाटर नॉर्मली ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर वैसे जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है, बिजली को गुजारा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जब आपके हाथ पे पानी लगाओ तो आप बिजली वाली चीज़ों को हाथ ना लगाओ या नंगी तारों को हाथ ना लगाओ, तो फिर करंट लगता है, बिजली पकड़ लेती है, फिर बंदा मर जाता है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, बिजली गुजरती है पानी से, इन वाट मीटर में वाटर डिकम्पोज, वाटर टूट जाता है. इट गिव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट विच इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यानी हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट होती है. सारी बात है हाइड्रोजन की क्योंकि रिडक्शन होती है तो हाइड्रोजन के थर्ड पे प्रेजेंट होती है. तो अब उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर. उन्होंने कहा है कि एक ही एनोड है और एक कैथोड है, और ये इन्होंने एक बनाई हुई है बैटरी. ये बैटरी है, इसके साथ ये कैथोड मौजूद है. इधर ये बैटरी एक कैथोड के साथ मौजूद है और एक ये पॉजिटिव एनोड के साथ मौजूद है. ये और एक कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है. इन्होंने एक डायग्राम बनाई है. इधर उन्होंने कहा है कि ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये एक हाइड्रोजन गैस है. इसके साथ एनोड लगा हुआ है और इसके साथ कैथोड लगा हुआ है. ये कैथोड है. ये वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ रहे हैं. जैसे हमने बात की कि जब बिजली इलेक्ट्रोलाइसिस से जब वाटर गुजरेगा तो वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ये उन्होंने ऑक्सीजन का बनाया है और ये हाइड्रोजन का बनाया है. ये ऑक्सीजन में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है. तो ये प्रोसेस होता है जब वाटर टूटता है तो एक दो हाइड्रोजन पे कन्वर्ट हो जाता है और एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है. जब ये तो सारी बातें न्यूट्रल होते हैं, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है क्योंकि 0 चार्ज है, क्योंकि जो मालिक्यूल पूरा मालिक्यूल होता है ऑक्सीजन वो भी 0 होता है, हाइड्रोजन भी पूरा 0 होता है. बाय स्प्लिटिंग द प्रोड्यूस द डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की डबल अमाउंट प्रोड्यूस होती है क्योंकि और ऑक्सीजन की कंपेयर के ऑक्सीजन के हिसाब से, यानी हाइड्रोजन के ज़्यादा मालिक्यूल है, ऑक्सीजन के कम मालिक्यूल है.
तो इसीलिए इन्होंने डायग्राम में भी ऑक्सीजन को बेसिकली इधर छोटा बनाया है, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे तो मतलब कि मैस ऑक्सीजन को बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि एक मॉलिक्यूल है इसलिए छोटा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन दो। उसके बाद वाटर एज सॉल्वेंट के तौर पर वाटर जो होता है वो गुड होता है, क्योंकि सॉल्वेंट को सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की वाटर की एबिलिटी होती है, चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम चीनी वगैरह मिक्स करें तो वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, उसके बाद नमक वगैरह मिक्स करें वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, यानी ऐसे सॉल्वेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। फॉर दिस रीजन की वजह से नेचुरल वाटर सच एज द रेन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें वगैरह डिज़ोल्व हो जाती हैं। एज वाटर फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर से गिरता है तो इट डिज़ोल्व लिटिल ऑक्सीजन, तो इससे ऑक्सीजन को भी डिज़ोल्व कर लेता है, नाइट्रोजन को भी डिज़ोल्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिज़ोल्व कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स को भी, और इसीलिए ये एसिड रेन वगैरह भी इसीलिए प्रोड्यूस हो रही है एसिड रेन, क्योंकि ऊपर हवा में के अंदर जरी बात है सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करके जब सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो ये एसिड रेन में भी आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पिछला चैप्टर है, जैसे कि तो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर आपस में मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो उसके बाद ये वाले इसके मौजूद होते हैं, तो ये फिर इसलिए ये क्या कॉज करते हैं, ये फिर एसिड रेन कॉज करते हैं, क्योंकि वाटर इनको डिजॉल्व कर लेते हैं, तो वही पानी जब नीचे आता है तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम सल्फेट बना देता है, चूने को ख़राब कर देता है, बिल्डिंग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इट आल्सो डिजॉल्व नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड को भी डिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रिक HNO3 बना देंगे, तो HNO3 तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो द एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, उसके बाद द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डिजॉल्व वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज, यानी जो वाटर की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है कि ये हर चीज़ को डिजॉल्व कर लेती है, ये इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो इसकी पोलैरिटी होती है, एंड जारी बात है जितने भी पोलर चीज़ें होंगे वो पोलर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये पोलर है तो जैसे कि पोलर है तो ये डिजॉल्व करके पोलर जो होती है वो पोलर को डिजॉल्व करती है, तो ये पोलर है तो जितनी भी पोलर चीज़ें होती हैं जारी बात है इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगी। एथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, जो उसके बाद और कई चीज़ें वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी इसकी जो एबिलिटी होती है वो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स विद विच वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं आयंस के साथ और पोलर मॉलिक्यूल्स, और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जाहिर बात है पोलर के साथ डिजॉल्व होते हैं, तो वाटर पोलर के साथ वाटर पोलर है तो जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं उनके साथ डिजॉल्व हो जाएगा। और ये H और OH आयन होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके साथ ये बॉन्ड वगैरह बना सकता है, उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे फर्ज करो H के साथ Cl आ जाएगा और OH के साथ NaOH के साथ फर्ज करो रिएक्ट NaCl के साथ रिएक्ट करो तो ये एक HCl बन जाएगा और एक NaOH बन जाएगा। ये इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर HCl, तो इस तरीके से ये आपस में बहुत सारे इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि वाटर क्वालिटी की, तो वाटर क्वालिटी जो होती है इज डिफाइंड एज अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एस्थेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर इसकी हेल्थी एनवायरनमेंट इज वन इन विच द वाटर क्वालिटी सपोर्ट कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। इसमें वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, वाटर साफ होगी तो पब्लिक हेल्थ बेहतर होगी। सारी बात है डिजीज़ आगे डिजीज़ आ रही हैं, यानी कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो कि लग जाती हैं, जब वाटर साफ ना हो तो डायरिया की बीमारी लग जाती है, उसके बाद और कई बीमारियाँ लग जाती हैं। इफ़ वाटर क्वालिटी इज़ नॉट मेंटेन, अगर वाटर की क्वालिटी, उसके बाद अगर स्विमिंग पूल्स हैं तो उसमें वाटर की pH को मेंटेन रखा जाता है, जो नॉर्मल pH होती है वाटर की वो तकरीबन 7 के करीब होती है। सारी बात है अगर ज़्यादा होगी स्विमिंग पूल में तो फिर उसके भी बीमारियाँ लग जाती हैं, आँख की इरिटेशन हो जाती है, डैमेज हो जाती है और जो मछली वगैरह होती हैं वो मर जाती हैं।
वाटर क्वालिटी इज नॉट मेंटेन, अगर ना रखी जाए तो एनवायरनमेंट जो होती है वो सफ़र, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ आवर वाटर सोर्सेज आल्सो डिमिनिश, सारी बात है। और जो रिक्रिएशनल वैल्यू है और कई चीज़ें वो ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मैनी ऑफ आवर यूज़ वाटर, सारी बात है, ड्रिंकिंग के लिए, वाशिंग के लिए, फिशिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिशिंग के लिए सारी बात है, अगर वाटर की पीएच सही नहीं होगी तो जो फिश जो होंगी उनके लिए भी नुकसान का बायस है। तो जब उनके लिए नुकसान का बायस है तो सारी बात है वो मर जाएंगी, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद स्विमिंग, अगर कोई पूल है उसमें पीएच मेंटेन नहीं है तो जो इंसान उधर स्विमिंग करेंगे तो उनके लिए भी नुकसान का बायस है, इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होते हैं। वाटर दैट इजीली गिव्स द लेदर विद सोप, यानी सॉफ्ट वाटर होता है जो वाटर के साथ लेदर दे, यानी झाग बना दे, वो सॉफ्ट वाटर होता है। और जो झाग ना बनाएगा साबुन के साथ तो वो होता है हार्ड वाटर, जो झाग ना बनाए। तो वाटर दैट गिव लेदर और स्कम विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, जो बहुत कम दे लेता है। पर हैव यू एवर नोटिस दैट पैन विच इज रेगुलरली यूज फॉर बॉइलिंग वाटर गेट्स वाइट येलोइश डिपॉजिट एट इट्स बॉटम एंड साइड। जब यानी वो कह रहा है कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं, यानी जारी बात है जब सर्दियों में लोग अगर वाटर को गर्म कर गुसल करते हैं या गर्म करके पानी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कोई ऐसा बर्तन जिसमें कंटिन्यूसली पानी गर्म हो रहा हो, वो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि साथ कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है, जंग सा लग जाता है। एक तो होता है ना जंग रस्टिंग जिसे कहते हैं, एक होता है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाना जिसके अंदर पानी बार बार गर्म किया, साथ येलोइश वाइट सी चीज़ लग जाती है उसके लोहे के बर्तन के ऊपर। रेन वाटर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एज इट फॉल थ्रू एटमॉस्फेयर, ये मैं आपको एसिड रेन में बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना जाते हैं। तो दिस कार्बोनेटेड, ये वाला जो कार्बोनेटेड वाटर जब रॉक से निकलता है, रॉक से यानी कैल्शियम कार्बोनेट चूने वाली जगह से, बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरता है, क्योंकि उसके अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, तो वो एसिड जो प्रेजेंट होता है उसमें वो इन रॉक्स को नुकसान का बायस होता है। क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है जो बना है H2CO3, ये जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, तो उसे खराब कर देगा। यही कार्बोनिक एसिड जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रॉक्स के अंदर मौजूद होता है, बिल्डिंग्स के अंदर, तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देगा। तो इसके साथ ये 2 आ जाते बैलेंस करने के लिए। तो अच्छा बहरहाल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो ये बन जाते हैं। सम रॉक्स, कुछ रॉक्स होते हैं, मे कंटेन द जिप्सियम, कैल्शियम सल्फेट और वाटर, तो और एनहाइड्राइड्स, कैल्शियम सल्फेट, ये इन रॉक्स के अंदर जिप्सियम भी होता है यानी कैल्शियम सल्फेट और साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कैल्शिराइट होता है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट वाटर और साथ एक वाटर का एक मॉलिक्यूल, और विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यानी वो कह रहे हैं कि इस रॉक्स के अंदर कैल्शियम जिप्सियम मौजूद होता है इन रॉक्स के अंदर, और कैल्शिराइट मौजूद होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के वाटर मौजूद होते हैं, विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि स्पेरिंगली हल्के से, स्पेरिंगली कहा जाता है हल्के से, थोड़े बहुत, यानी पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज डिजॉल्व्ड साल्ट्स कॉजेज द वाटर टू बिकम हार्ड, इनकी वजह से जो वाटर होता है वो हार्ड हो जाता है, यानी जो उन्होंने बताई हार्डनेस। उसके बाद अगर बात की जाए हार्डनेस ऑफ वाटर की, तो उन्होंने कहते हैं कि एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उसको उन्होंने कहा है कि आल्सो बिकॉज इट इज़ मूव्ड बाय बॉइलिंग, जो ये टेम्पररी हार्डनेस को इसलिए टेम्पररी कहा गया क्योंकि इसे उबालने से, पानी को उबालने से, बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस को इसलिए परमानेंट कहा जाता है क्योंकि ये बॉइलिंग से ख़त्म नहीं होती। लेकिन टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, और ये लॉन्ग में भी टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर ये शॉर्ट में भी आ सकता है। और ये है कि कैल्शियम, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टेम्पररी हार्डनेस किन की वजह से होती है, तो इट इज़ प्रेजेंट इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होती है। और जो परमानेंट होती है वो सल्फेट और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने जहन में, दिमाग में बिठा लें, ये बार बार आता है एमसीक्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है और परमानेंट किस वजह से होती है। जो टेम्पररी होती है वो कार्बोनेट्स की वजह से, हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स की वजह से होती है, और जो परमानेंट होती है वो सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से होती है। हार्ड वाटर जो होते हैं हैम्पर्स द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप,
इट हार्ड वाटर कीप सोप फ्रॉम गेटिंग द लॉन्ड्री एंड डिशेज रियली क्लीन कॉजिंग स्पेंड मोर। सारी बात है, हार्ड वाटर के ज़रिए से फिर साबुन ज़्यादा लगता है क्योंकि झाग जो नहीं बन रही होती, या डिटर्जेंट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि नहीं बन रही होती।